मतलब एक लॉयर वो भी है कोर्ट रूम के बाहर बैठ एफिडेविट बना रहा है, एक लॉयर वो भी है कि जो कोर्ट रूम के अंदर जाने की फीस 1 करोड़ रुपए ले रहा है। यानी त्वरित न्याय अब मिलेगा बिना विदाउट फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ऐसा मानना होता कि एक अगर कोर्ट कचहरी की चक्कर में पड़ गए तो पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाओगे। आज सबसे बड़ी कमी हमारे इस प्रोफेशन में ये है कि सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो मतलब 2011 के बाद से अब और अच्छे वकीलों को हम लोग समाज में देख सकते हैं। पर उस स्तर पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी काली रातें अपनी की हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि जब हम लोग लॉयर्स की बात करते हैं तो लॉयर्स हमने देखा कि बहुत कैटेगरी की हमारे इंडिया में है। मतलब एक लॉयर वो भी है जो कोर्ट रूम के बाहर बैठ के एफिडेविट बना रहा है, एक लॉयर वो भी है कि जो कोर्ट रूम के अंदर जाने की फीस 1 करोड़ रुपए ले रहा है। तो इतना मेजर डिफरेंस कहाँ पे आता है? देखिए, मेजर डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बहुत काली रातें होती हैं, उसको आदमी नहीं देखता। बिल्कुल। आदमी केवल ये देख रहा है या लोग केवल ये देख रहे हैं कि आज वो 1 करोड़ फीस चार्ज कर रहे हैं, वो 5 लाख फीस चार्ज कर रहे हैं, पर उस स्तर पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी काली रातें अपनी की हैं, इस पर वो नहीं है। हो सकता है जिसको आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट रूम के बाहर बैठ करके ऐसा काम कर रहे हैं वो भी प्रयासरत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको सही गाइडलाइन करने वाले, आज सबसे बड़ी कमी हमारे इस प्रोफेशन में ये है कि सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी जो कमी है कि आप देख रहे हैं कि लगातार विद्यालय खुल रहे हैं, लॉ ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो किस तरह से पास आउट हो रहे हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, किस तरीके बार से काउंसिल ऐसे भी विद्यालयों को परमिशन दे रहे हैं या ऐसे भी विद्यालय आ रहे हैं जहां पर लड़का पूरे साल जा नहीं रहा, केवल एग्जाम देकर के पास होकर के वो चला रहा है। अच्छा। दूसरा, जब वो प्रैक्टिस में आ रहा है तो वो किसी सीनियर को नहीं कर रहा है, वो फर्स्ट डे से ये चाह रहा है कि मुझे फर्स्ट डे से यहाँ से इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। यानी सीखना किसी भी काम के लिए है। देखिए, एक चीज़ होती है ना कि हम कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज़ को वक्त देते हैं तो रिटर्न में हमको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है या हम परमानेंट किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रहे हैं तो हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि कुछ हमें वहाँ से मिलेगा। बिल्कुल। आप परमानेंट अच्छे तरीके से अगर कंसिस्टेंट ढंग से अगर वकालत करते हैं या टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आज आपको कम मिल रहा है, आप परसों बहुत ज़्यादा चार्ज करोगे और आपको फीस मिलेगी। तो मतलब कुल मिला के आपका कहना ये है कि अगर आप लॉ कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपको सबसे पहले इंटर्नशिप पे ध्यान देना चाहिए। इंटर्नशिप पे ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर आप गाइडलाइन के साथ काम करिए, गुरु करिए, उनके अंडर में सीखिए, कुछ वक्त दीजिए उनको, फिर सोच के चलिए कि 3 साल मुझे भी शिक्षण करना है फिर से। भले ही आप पास आउट होकर के फर्स्ट डे से आप एडवोकेट मत बनिए, फर्स्ट डे से भी आप सोचिए कि मैं अभी भी शिक्षण जो है वो शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। पहले शिक्षित होइए, सीखिए, इसके बाद फिर। तो ये जो ऐसे कॉलेज चल रहे हैं कि मतलब आप एक भी दिन कॉलेज नहीं गए हैं और डायरेक्ट आपको डिग्री मिल जाती है, तो इन पे कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है? एक्शन ले रही है। अब आप देखिए कि इधर लगातार जो सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से चीज़ें आ रही हैं सामने, तो कंट्रोल हो रहा है। जैसे एक फिल्टर टाइप लगाया जा रहा है हर चीज़ के अंदर। जो लॉ ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं, कुछ ऐसा है, कुछ क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं जी, ठीक है, या कुछ आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोग हैं, वो भी एडवोकेट का एक कोड धारण करके, बैंड धारण करके और अपनी गतिविधियों को और बढ़ा रहे हैं। लगातार बार काउंसिल्स इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोग हमारे बार में नहीं आए और इन सब गतिविधियों पर रोक लगे। इसी तरह कॉलेजेस पर भी आ रहा है कि आप गुणवत्ता वाले लोग, अगर गुणवत्ता वाले शिक्षक होंगे, गुणवत्ता वाले विद्यालयों से पास आउट होंगे तो डेफिनेटली उसका जो रिस्पॉन्स है फ्यूचर में अच्छा मिलेगा। अच्छा, क्यों भाई, सीधी सी बात आप समझिए कि एक चाइना मेड प्रोडक्ट और एक अच्छी कंपनी का मेड प्रोडक्ट, उसमें अंतर है। तो सेम यहाँ पर भी है। अगर आप अच्छे लॉ विश्वविद्यालय से, अच्छे लॉ कॉलेज से पढ़ करके आ रहे हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा या जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो दूसरी तरीके का होगा। और एक चाइना मेड तो हमारी नज़र में तो वही है। बिल्कुल, उसकी कोई गारंटी हाँ, गारंटी नहीं है कब तक चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बार काउंसिल की बात की, बार काउंसिल क्या होता है? देखिए, एडवोकेट एक्ट के बारे में अगर आपने सुना हो कि हम लोग जो गवर्न होते हैं, एडवोकेट एक्ट के तहत ही 1961 में पारित हुआ था। अच्छा। तो उसी में एक चीज़ दी गई है, बार काउंसिल। आई थिंक मेरे ख्याल में सेक्शन 5 या 6 में होगा। ओके। उसमें गठन की बात की गई, यानी बार काउंसिल एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई, एक ऐसा काउंसिल बनाया गया, एक ऐसा परिषद बनाया गया जिससे एडवोकेट्स गवर्न होंगे। एडवोकेट की आप चाहे उसकी शिकायत के बारे में ले लें या उनके जो है उनके नॉमिनेशन के बारे में, पंजीकरण के बारे में, इन सब की नियमावली बनाती है बार काउंसिल। अच्छा। और इसी तरह स्टेट बार काउंसिल्स हैं, जैसे एक हो गई आपकी BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरह सभी स्टेट्स में आपके बार काउंसिल्स हैं। ओके। तो वो वकीलों के नॉमिनेशन का काम है, वकीलों के हित में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल सकती हैं उनका बनाना,
उनका नामांकन करना, उनके खिलाफ कोई अगर शिकायत आती है उसका निस्तारण करना, ऐसे बहुत सारे काम बार काउंसिल द्वारा किए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास डिग्री है और मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो क्या मुझे बार काउंसिल की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी? अच्छा, रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि तब तक आप एडवोकेट नहीं हैं। जब तक आप बार काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन, अपना नॉमिनेशन नहीं कराते हैं, तब तक आप एक एडवोकेट नहीं। आप हो सकता है लॉयर आपको कह दिया जाए, लॉयर एक अलग चीज़ है, लेकिन एडवोकेट तभी आप कहलाएंगे जब आप एडवोकेट एक्ट के तहत नॉमिनेट हो जाएं। अच्छा, तो और तभी आपको कोर्ट में प्रोसीडिंग का अधिकार मिलेगा। अब तो एक नया नियम भी आ गया, आपने सुना भी होगा उसके बारे में, कि COP आपको लेना होगा, यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको पास करना होगा। अच्छा, 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर, मतलब एक बार आप जैसे आप पास आउट होते हैं लोग, तो एग्जाम पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे भी बताया कि फिल्टर ये फिल्टर की तरह ही है कि आप एग्जाम देंगे, इसके बाद फिर आप बार काउंसिल में परमानेंटली आप जो है वो उसमें नॉमिनेट हो जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम का प्रावधान नहीं था। ये 2011 से पहले नहीं था। 2011 से पहले, तो 2011 के पहले जो भी लोग डिग्री लेके आते थे तो डायरेक्ट उनको बार काउंसिल में एंट्री मिल जाती थी। तो मतलब 2011 के बाद से अब और अच्छे वकीलों को हम लोग समाज में देख सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा ये अच्छी चीज़ है, मतलब ये तो बहुत गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ निकाली है। अच्छा, बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, मैंने देखा, मतलब कभी मैं रोडों पे निकलता हूँ तो बार काउंसिल पद में अध्यक्ष पद के लिए नामित हैं। तो बार काउंसिल क्या एक पॉलिटिकल पार्टी भी है? नहीं। हाँ, देखिए, जैसे आपने देखा है ना कि जैसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। अच्छा, वो जो एडवोकेट एक्ट है उसके तहत ही इन बॉडीज़ को तैयार किया गया है। अच्छा, इनकी अलग सारी अपने नियमन है, इनके रूल्स जी, ये खुद के रूल्स बनाते हैं, अपने खुद के रूल्स हैं इनके। अच्छा। और उसी के तहत ये जो प्रचार है, जो ये चुनाव हैं, इनकी प्रक्रिया लाई जाती है। अच्छा, उसमें अलग अलग पद होते हैं, ताकि जो संचालन है, उस परिषद का संचालन है, वो प्रॉपर ढंग से होता रहे। ओके, तो इसका क्या बार काउंसिल को कोई सरकार से भी मदद मिलती है, कुछ फंड्स मिलते हैं? हाँ, फंडिंग होती है। फंडिंग होती है। देखिए, अथॉरिटी चूंकि है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कनेक्टेड तो है ही जी, तो फंडिंग है, और फंडिंग लेने का अधिकार भी एडवोकेट के तहत दिया गया है। अच्छा। कि आप प्रॉपर फंडिंग आपको मिल सकती है। तो एक मतलब बार काउंसिल को मैं अगर देख लूँ तो एक प्राइवेट संस्था नहीं है, ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो वकीलों के हित में काम करती है। बिल्कुल बॉडी है, और इस चीज़ का चुनाव करती है कि कौन से वकील हमारे काउंसिल में, बार काउंसिल में होने चाहिए, कौन से वकील नहीं होने चाहिए। तो एक तरीके से एक वकीलों का मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वकीलों का मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, अभी नोबेल प्रोफेशन की बात आई थी, तो क्या आपको लगता है कि मतलब आज की डेट में जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है, जैसा न्यूज़ में प्रिडिक्ट किया जाता है जो वकीलों को, तो क्या मतलब एडवोकेसी आज की डेट में भी इतना नोबेल प्रोफेशन रह गया है? बिल्कुल, देखिए, एडवोकेसी हमेशा से नोबेल प्रोफेशन था और हमेशा आगे भी नोबेल प्रोफेशन ही रहेगा। अच्छा, कुछ ब्लैक शिप्स हैं, वो हर जगह हैं, ऐसा नहीं है कि खाली इस प्रोफेशन में। हाँ, हर प्रोफेशन में। हाँ, आप अगर डॉक्टर्स को देख लें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी देख लें, अन्य प्रोफेशंस को देख लें जी, ऐसा नहीं है, हर प्रोफेशन कहीं ना कहीं ब्लैक शिप्स से भरा पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। आप केवल अगर उन ब्लैक शिप्स को देखेंगे, अभी आपने उदाहरण दिया कि कई ऐसे एडवोकेट हैं जो 1 करोड़ भी चार्ज कर, हाँ, ठीक है, तो कुछ ऐसे ब्लैक शिप्स भी हैं जो क्राइम में भी संलिप्त हैं, अदर बिजनेस में भी संलिप्त हैं, और वो इन सब चीज़ों में आ गए हैं। वो इस अच्छी एडवोकेसी की नोबेल प्रोफेशन के ब्लैक शिप्स की तरह काम कर रहे हैं। और वर्तमान में जैसा आपको बताया मैंने कि लगातार फिल्ट्रेशन चल रहा है, और भविष्य में और अच्छे तरीके से या अच्छे एक नए रूप में आप वकालत को देखेंगे। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे जो मतलब आम जनता होती है, जो गरीब नागरिक होते हैं, वो मतलब अगर उनका मतलब ऐसा मानना होता है कि एक अगर कोर्ट कचहरी की चक्कर में पड़ गए तो पूरी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाओगे। देखिए, उसका भी एक बहुत बड़ा सलूशन आ चुका है। अच्छा, और आपने जो प्रश्न पूछा है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का नज़रिया वकालत के प्रति या न्यायालय के प्रति चेंज हो चुका था। अभी आपने सुना होगा 1 जुलाई में कुछ एक्ट चेंज किए गए। तो उन्होंने पुरानी IPC CRPC एविडेंस का स्थान लिया जी। तो जो उसमें BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अच्छा, उसमें कुछ क्लॉज जोड़े गए जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट्स के हिसाब से थे, और उन्हीं के मुताबिक उनको उसमें एड ऑन किया गया। उसमें ये भी दिया गया कि ये जो त्वरित न्याय का हम लोग का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, इससे कैसे इम्प्लीमेंट उसका हो पाएगा, उसका प्रोविज़न भी किया गया। यानी त्वरित न्याय अब मिलेगा बिना विदाउट फास्ट ट्रैक कोर्ट। जैसे आप लोग सुने थे ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक एस्टेब्लिश किया गया कि त्वरित निस्तारण हो, तो ये अब एक्ट में ही प्रोवाइडेड कर दिया गया। उसमें जैसे एडजॉर्नमेंट्स हैं जी, किसी भी पक्षकार के सिर्फ मात्र कह देने से एडजॉर्न नहीं होगी प्रोसीडिंग, उसके लिए पर्टिकुलर जो है आपको रीज़न देना होगा, वो भी ऐसा रीज़न हो जो रिजनेबल हो, तभी आपको न्याय मिलेगा, तभी स्थगन आपका होगा उस प्रोसीडिंग का। अन्यथा की स्थिति में प्रोसीडिंग फास्ट चलेगी और आपको निस्तारण भी जल्दी मुकदमों का होगा।